हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस कक्षा में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक ही बार में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो एनसीईआरटी उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्लास को पूरी तरीके से देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज़ यहाँ 6 से लेके क्लास 12th तक की एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आज क्लास 6 की हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और उस क्लास को देख लीजिए, बिकॉज़ वो क्लासेस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। तो चलिए हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इससे पहले हमने क्लास 6 में पूरे 1 से लेके 8 तक की क्लासेस लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ लिया है। खासकर वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबको पता है कि आप लोगों के कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए एंड पीटी को क्वालिफाई करने के लिए एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत सी स्ट्रेटजी हम देखते हैं कैसे एनसीईआरटी पढ़े, कैसे एनसीईआरटी पढ़े। और एनसीईआरटी की बुक्स की आती भी है काफ़ी महंगा बुक्स किट। तो उससे पहले कि आप लोग बुक्स किट को लें, आप लोग क्या कर लें, ऑनलाइन भी एक माध्यम अपना लें, ताकि आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा सके वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस कक्षा में, जिसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं व्यापारी, राजा तथा तीर्थयात्री। व्यापारी, राजा एवं तीर्थयात्री। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले एक बात देखेंगे, समुद्र तल से जो लगे व्यापारी, पहले क्या कोई ऐसा तो था नहीं, आकाश मार्ग या फिर मतलब रोड मार्ग इतना ज़्यादा बिल्ड नहीं था। तो वो लोग क्या किया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जल मार्ग का यूज़ किया करते थे। क्योंकि जैसे कि हमारी ये इंडिया है, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। वो लोग क्या किया करते थे, जो तटवर्ती राज्य होती थी, जितने भी समुद्र के तट के राज्य हुआ करते थे प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है ना, वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, आया करते थे और अपना व्यापार पूरी तरीके से किया करते थे, और वहाँ से वो लोग क्या करते थे, जाया करते थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से वो लोग यूज़ किस चीज़ का करते थे, वो लोग यूज़ करते थे जल मार्ग का, ठीक है ना, कि क्या कहते हैं उसको, वायु मार्ग का। ठीक है ना, तो इसी में हम पढ़ने वाले ये हैं कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में कौन कौन से व्यापारी आए, किस किस तरीके से उन्होंने व्यापार किया, कौन कौन से धर्म की प्रचलन की, और साथ में किस तरीके से उनकी समय अवधि रही। ठीक है ना, और कुछ शब्दों के भी अर्थ हम जानेंगे, और वो जो कौन कौन सी पतन हुआ करती थी उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज की अपनी इस क्लास का, बिकॉज आवर टाइम इज़ आवर मनी। ठीक है ना, और हम अपने टाइम का यूटिलाइज अच्छा करेंगे तो हम अपनी लाइफ में बहुत ही आगे तक जा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें अभी फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं व्यापारी और व्यापार और व्यापारियों के बारे में। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कोटियाँ, इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनुसार पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे ये क्या होते थे, बनते थे। ये जहाँ से ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर अलग अलग जगह पर बेचा करते थे। यानी कि इसमें कहा यह जा रहा है कि आपने जो कटोरे देखे, जो भी लाल रंग के मृदभांड देखे, जो भी बर्तन देखे, ठीक है ना, वो एक्चुअली ये नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये बनते थे, बल्कि ये जो बर्तन जहाँ पे बनते थे वहाँ से व्यापारी ला के एक जगह से दूसरे जगह लाने का काम कौन करता था, व्यापारी करता था। और वो एक जगह से दूसरे जगह ला के और उसको क्या कर देते थे, बेच दिया करते थे, बेच दिया करते थे, जिससे ये बर्तन उनको क्या हुई है, प्राप्त हुई है। ठीक है ना, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी महंगी थी कि उसे काले सोने के नाम से भी जाना बुलाते थे। ठीक है ना, व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिलते हैं जिन्हें यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चला होगा। यानी कि दक्षिण में
क्या होता था, रोम के साथ एक अच्छे व्यापार की हमें क्या मिली है, मतलब हमें साक्ष्य मिला है कि जैसे कि आप सबको पता है कि वहाँ पे काला सोना कहा जाता था, काली मिर्च को वो लोग क्या कहते थे, सोना के नाम से जानते थे, ठीक है ना। मतलब सोचिए वो लोग मिर्च को कितना ज़्यादा वो मतलब महानता देते थे। आप सबको पता है कि जो भी उन लोग का प्रोडक्ट होता है, फूड होता है खाने वाला, उसके ऊपर वो लोग मिर्च लगा के रख देते थे काफ़ी दिनों तक, वो क्या होता था, ख़राब नहीं होता था, ठीक है ना। इसीलिए वो लोग इसका यूज़ ज़्यादा किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, व्यापारियों ने सॉरी गाइस, व्यापारियों ने समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे तो कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवा के फायदे के उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका, अरब सागर के पूर्व तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी घाट पहुंचना चाहते थे। दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना वो पसंद करते थे। इन लंबी यात्रियों को मजबूत देखिए, सबसे पहले आपको पता है जैसे कि यहाँ पे है क्या, बंगाल की खाड़ी, ये अपना इंडिया प्रायद्वीपीय भारत है, और यहाँ पे क्या है, अरब सागर। मान लीजिए यहाँ से वो चलना शुरू किए, ठीक है ना। यहाँ से जब वो चलना शुरू किए तो ये पूर्व है और ये पश्चिम की दिशा में वो आ रहे हैं। तो अगर मानसूनी हवा चलेगी तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलेगी, तो उनकी जो नाविक होगी वो अगर मान लीजिए एक बार उन्होंने चला दिया तो धक्का मार के उनको यहाँ पे पहुँचा देगा, ठीक है ना। इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते। तो उसके बाद मान लीजिए कि उत्तर की, यहाँ पश्चिम की ओर से वो पूर्व की ओर जा रहा है, तो इधर से चलेगी मानसून हवाएं चलेगी तो वहाँ से जल्दी से इसको पहुँचा देंगे, या फिर यहाँ पे जाएंगे तो उनको इसी तरीके से वो लोग क्या करते थे, मानसून की हवाओं में चलना पसंद करते थे, ठीक है ना। बस कारण यही है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समुद्र तट से लगे राज्य कौन कौन से थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत सा पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। देखिए, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रख लीजिए, कावेरी का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति सशक्त हो गई। संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। अब मुवेनदार आखिर होता क्या है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि मुवेनदार, मुवेनदार, ठीक है ना। ये मुवेनदार का जो अर्थ होता था बच्चों, वो होता था तीन मुखिया। क्या होता था, तीन मुखिया। मुवेनदार का अर्थ ही होता था तीन मुखिया। और वो तीन तीन मुखिया कौन कौन से थे, तो तीनों मुखिया के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है ना। वो तीन मुखिया आखिर थे कौन, देखिए। एक था चेर, एक क्या था, चेर, और दूसरा क्या था, पांड्य, चेर, पांड्य तथा चोल, ठीक है ना। मुवेनदार में यही तीनों की मुखिया आते थे। और ये बात है कब की, तो 2300 साल पहले की, 2300 साल पहले की, ठीक है ना। इस बात को क्या कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया जाता है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे, ठीक है ना। चोर, चेल तथा पांड्य, मुवेनदार, ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ते का केंद्र था। इनमें से एक तटीय हिस्सा में थे तथा दूसरा अंदरूनी हिस्सा में, अंदरूनी मतलब क्या, अंदर के हिस्सा, ठीक है ना। तरह के 6 केंद्रों में ये दो दो बहुत महत्वपूर्ण थे, यानी कि इनका दो दो केंद्र था, ठीक है ना। एक का दो और एक का दो, ठीक है ना, अकेला अकेला नहीं, ठीक है ना। तथा कह रहा है, एक चोल का पत्तन पुहार या फिर कावेरी पत्तन, दूसरा पांड्य की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों की नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये मुखिया क्या करते थे, लोगों से नियमित कर नहीं बल्कि उपहार की मांग करते थे, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मुवेनदार लोगों से नियमित कर की व्यवस्था लागू की थी, तो यहाँ पे ये गलत हो सकता है क्योंकि ये लोग क्या करते थे, उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी चल पड़ते थे और आसपास के इलाके से शुल्क वसूल कर इनमें से कुछ धन के अपने
अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट दिया करते थे। अनेक संगम कविताओं ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े। मतलब वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपनी प्रशंसा में कविता लिखवाते थे और उनको किया करते थे, उनको गिफ्ट दिया करते थे। ठीक है ना। आगे देखिए, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नाम के वंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों में सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी था। उसके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वार दान में के दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और भी अन्य सभी सातवाहन शासकों के दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है, दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी हुई थी। ठीक है ना। आगे देखते हैं, कह रहा है रेशम मार्ग की कहानी। चलिए, अब थोड़ा सा रेशम मार्ग की कहानी के बारे में हम भी देख लेते हैं। ठीक है ना। कह रहा है रेशम मार्ग की कहानी। ठीक है ना। रेशम मार्ग, सबसे पहले ये जो रेशम मार्ग होते थे ना बच्चों, ये चीन जिस रास्ते से अपना रेशम बेचने के लिए जाते थे ना, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि उसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाने लग गया। और इस सिल्क रूट पर किस वंश ने कब्जा किया था, ये भी कहा जाता है कि अगर ये सिल्क रूट है तो इस पर कुषाण वंश ने क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है ना। कुषाण वंश ने सिल्क रूट पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। कुषाण वंश के राजा कौन थे, कनिष्क थे। अब देख लेते हैं, इससे पहले हम पढ़ के एक बार। ठीक है ना, कि क्या कह रहा है कीमती, चमकीले और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशम कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करने का एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चे रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उनसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हो चुका था। यानी कि ये ये जो लाइन है, ये देखिए कितना अच्छा है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले 7,000 साल पहले चीन में हो चुका था। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल घोड़े या फिर ऊँटों के कुछ लोग दूर दूर से जहाज़ों पर जाया करते थे और अपने अपने साथ रेशम कपड़े भी लेके जाया करते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वही रेशम मार्ग के नाम से प्रचलित हो गया था। यानी कि रेशम की उत्पादन सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, चीन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, चीन में हुई थी। रेशम की उत्पादन सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, चीन में हुई थी। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चीन कब, 7,000 साल पहले। ठीक है ना। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, बीसी कहेंगे। ठीक है ना। 7,000 साल पहले नहीं, एडी में हुआ था। ठीक है ना, बीसी में नहीं। ठीक है ना, 7,000 साल पहले ही हो चुका था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों के उपहार के तौर पर रेशम कपड़े भेजे जाते थे। यहाँ से लोग रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। मतलब यहाँ से क्या हुआ था, पश्चिम की ओर रेशम की जानकारी मिल गई थी। ठीक है ना। करीब 2,000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े की पहचान एक फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी रेशम के कपड़ों की। ठीक है ना, होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में एक दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगा करते थे। मानचित्र 6 में देखो, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को देखा गया है। कुछ शासक
इसके बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। उसके बदले ये शासक व्यापारियों को रास्ता से गुजरने के लुटेरों के आक्रमण से ये क्या करते थे, बचा दिया करते थे। ठीक है ना। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र, यानी कुषाणों के दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र कौन सा था, तो पेशावर और मथुरा। ठीक है ना। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप के सबसे पहले इसी उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल गया कि कुषाण द्वारा ही सबसे पहले सोने के सिक्के का उपयोग किया गया था। ठीक है ना। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, कनिष्क। उसने करीब लगभग 1900 साल पहले शासन किया। इसमें एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार एवं विमर्श करते थे। बुद्ध के जीवनी, बुद्ध चरित्र के द्वारा रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष के अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखने। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अश्वघोष किसके समकालीन थे और किनके दरबार में थे। ठीक है ना। उनकी रचना क्या है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि जो लिखा है वो पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। थोड़ा एनालाइज करना सीख लीजिए। एनालाइज जब तक नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप लोग का क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। फिर मिसाल के तौर पर उनकी निर्वात प्राप्त को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी है। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी है। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्वों में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने के मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया एवं जापान तक भी फैल गई। यानी कि समझिए, पहले क्या होता था, जो लोग बौद्ध धर्म का पालन करते थे उनको उनको घर से बाहर निकल के एक जंगल में जाके तपस्या करके व्यतीत करना पड़ता था। जैसे कि आप सबको पता है कि एक कीड़ा भी गलती से मर गया, वो भी बौद्ध धर्म के खिलाफ था। ठीक है ना। तो लेकिन अब क्या हो गया कि अब ऐसा नहीं, अब क्या करते थे, अब वो लोग क्या करते हैं, घर के अंदर ही बैठ के अपना धर्म को पालन किया करते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ गुफाएं व्यापारियों, कृषकों द्वारा। इनमें से कुछ ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों तथा तटों के समृद्ध बंदरगाह उन्हें जोड़ने वाली सड़कों तथा उन्हीं दर्रों से होकर गुजरने वाली थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले लोग सभी गुफाओं वाले मठों में विश्राम कर रुका करते थे। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म आरंभिक रूप से क्षेत्रों में अधिक रूप से मिलता है। कौन से, थेरवाद। ठीक है ना। ये देखिए, बौद्ध धर्म के अनेक रूप। ठीक है ना, एक नहीं अनेक। कह रहा है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री ने उनके साथ यात्रा पर निकल पड़े। तीर्थयात्री वे स्त्री और पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। नेक्स्ट, इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध था। करीब 1600 वर्ष पहले आया। यानी कि अब देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है कि
कौन? फोशियान। कब आया था? 1600 साल पहले। तथा स्वान कब आया था? 1400 साल पहले। अगर मान लीजिए यहीं से आप लोग क्या कर दे, मिलान के लिए दे दे, स्वान 1600 कर दे, फोशियान 1400 कर दे, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा नजरअंदाज ना करके ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्रियों में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों पर उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे, ठीक है ना। फोशियान वापस कैसे लौटे? फोशियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की, ठीक है ना। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है ना। बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चले पाए होंगे कि एक समुद्री तूफान में फंस गया। व्यापारी और जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसने अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगा। फोशियान ने भी अपने सामान को फेंक दिया, पर उसने अपनी पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्ति को नहीं फेंका, जिन्हें वे अपने भारत यात्रा के दौरान संकलित किए थे। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार से किया: समुद्र असीम है, सूर्य, चांद, तारे की गति को देखो। बिना यह पता लगाए पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। जावा पहुंचने से उन्हें 90 दिनों से भी ज्यादा लगे। वह 5 महीने के लिए रुका। उसके बाद वह दूसरी व्यापारी जहाज पर चढ़कर वहां पहुंचे। यानी कि समझिए कितना टाइम लगता होगा, कितनी जोखिम भरी यात्रा होती होगी। स्वान त्सोंग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपि एकत्र की थी। उन्हें लगभग 20 घोड़े पर लादकर ले गया, पर उनमें से 50 पांडुलिपि उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन की बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों के संस्कृत और चीनी अनुवाद में ही लगा दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया था, जो पांडुलिपि थी उनकी संस्कृत और चीनी अनुवाद किया था। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वान त्सोंग तथा अन्य तीर्थयात्री उस समय के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा, जो कि बिहार में अवस्थित है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। यानी कि समझिए ना, नालंदा की यहाँ पे तारीफ की गई है, ठीक है ना। आगे देखिए, भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हो गया था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई थी। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताएं शामिल थे। इन देवी देवताओं को पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय की काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या अमीर, गरीब हो या अमीर, और जाति ऊंची हो या नीची, ठीक है ना। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भगवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। इनमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन के सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयां से मुक्ति दिला सकते हैं। उसकी पूजा का यह धीरे धीरे देश की भक्त में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के 3 लगन व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। कह रहा है, जस्ट वेट, कह रहा है भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्ची मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें वो भक्त उसे देखना चाहते। इसलिए आराध्य देवी देवता का मानक रूप भी हो सकता है, या फिर सिंह या पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे जैसे इस
विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली। कलाकार देवी देवता और बढ़कर भी क्या खूबसूरत मूर्तियां तैयार होने लगी, यानी कि वो लोग सोचते थे कि हम जिस रूप में भक्ति करेंगे उसी रूप में हमें क्या करेंगे, भगवान अपना दर्शन देंगे। तो ये लोग क्या करने लगे, और भी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिए। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को हम मंदिर कहते हैं, जिसके बारे में आप अध्याय में पढ़ोगे, अध्याय 11 में, ठीक है ना। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी थी, ठीक है ना। हिंदू हिंदू शब्द इंडिया शब्द की हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या फिर इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहा करते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं की भी के लिए भी प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। हिंदू यानी कि धार्मिक संस्था और पर जो भी हो कहाँ से निकला हुआ है, सबसे पहले सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। करीब 2000 साल पहले, अन्यत्र में देख रहे हैं, ठीक है ना, साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। ईसा मसीह के जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया था, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास का उम्मीद करता है। बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई है। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। उनकी मतलब ईसा मसीह के बारे में यहाँ बता रहा है, जो उन्होंने लिखा है ना, जो उन्होंने बताया है बाइबिल में दिया हुआ, उसके बारे में बता रहा है। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गई। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया ही आए थे। ईसाई धर्म के प्रचारक लोग ही पहले ऐसे। देखिए यहाँ पे कह रहा है व्यापारी। अब व्यापार, इस शब्दों के सब मतलब ये है ना, क्या कह रहा है, उपयोगी शब्द। क्या क्या शब्द उपयोग। व्यापारी क्या होता था, जो एक जगह से सामान बनाया और दूसरी जगह पर जाके बेच दिया करता था। मुवेंदार क्या होता था, वही 3 मुखिया, याद है ना। उसके बाद रास्ता या फिर मार्ग क्या होता था, वही मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने का जगह, जहाँ यहाँ से यहाँ हम गए तो ये बीच में क्या हो गया, रास्ता हो गया। रेशम एक जिसे कपड़ा बनाया जाता था, ठीक है ना। कुषाण एक वंश था, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है महायान, उसके बाद बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री और भक्ति। महायान, ये महायान और बोधिसत्व, ठीक है ना। महायान और बोधिसत्व बौद्ध धर्म से संबंधित है। थेरवाद भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, थेरवाद, महायान और बोधिसत्व की। बोधिसत्व समझ जाएंगे लेकिन थेरवाद नहीं समझ पाएंगे, महायान नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कह रहा है रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले कहाँ पे हुई थी, चीन में। चोर चेल तथा पांड्य की मतलब राज्य की उत्पत्ति कब हुई थी, 2300 वर्ष पहले, ठीक है ना। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब हुई थी, 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क कब आया था, 1900 वर्ष पहले। फौशियान भारत कब आया था, 1600 वर्ष। सोंग कब आया था, 1400 वर्ष पहले। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण तिथियां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित को उपयुक्त जोड़े बनाइए। एक बात बताइए, दक्षिणापथ के स्वामी कौन हुआ करते थे, ये आप लोग बनाइएगा, हम सिर्फ बताए थे, ठीक है ना। मुवेनदार कौन होते थे, ठीक है ना। उसके बाद अश्वघोष कौन होते थे, स्वयं कौन होते थे, उसके बाद बोधिसत्व कौन होते थे। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा दिखाए थे, ठीक है ना। स्वयं चीनी यात्री थे। मुवेनदार 3 सॉरी गाइस, 3 मुखिया होती थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बोधिसत्व किससे संबंधित थे, ठीक है ना। बोधिसत्व और अश्वघोष एवं उसके बाद क्या कहते हैं, दक्षिणापथ के स्वामी। ये आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। आप लोग बना के मुझे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कीजिएगा, ठीक है ना। हम क्वेश्चन भी देंगे आप लोग को लास्ट में। कह रहा है राजा सिल्क रूट पर अपनी नियंत्रण कायम क्यों करना चाहते थे। जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया था कि वहां से उनको शुल्क मिल जाती थी, वहां से उनको क्या मिल जाता था, मतलब वो लोग छीन भी लिया करते थे, ठीक है ना। उनको क्या होता था, मतलब लाभ होता था। व्यापारी तथा व्यापारिक रास्ते के बारे में जानने के लिए इतिहासकार ने किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, बस आप लोग क्या करना है, इसको लिख के भेजना है, ठीक है ना। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए थे, कारण बताइए। साधारण लोगों को भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन कौन सा
कारण हो सकता है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जो ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है ना। और आप लोग को एक बात बता दें कि अगर आप लोग चाहते हैं कि लिख के और सेंड करना, तो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके आप लोग लिख लीजिएगा सारे क्वेश्चन का आंसर और मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है ना। और साथ में हम आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दे देते हैं, जस्ट वेट कीजिए थोड़ी देर, आपको मेंस का क्वेश्चन भी मिल जाता है, ठीक है ना। लिख लीजिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कुषाणों की भूमिका का, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कुषाणों की भूमिका का, कुषाणों की भूमिका का वर्णन करें। बौद्ध धर्म की प्रसार के लिए कुषाणों की भूमिका का वर्णन करें। लिख लेंगे आई होप सभी बहुत अच्छे तरीके से कि बौद्ध धर्म के प्रसार में कुषाणों की क्या क्या भूमिका थी, किस तरीके से। जैसे कि आप सबको पता है कि कुषाण उन्होंने क्या करवाया था, मतलब एक बौद्ध बौद्ध क्या कहते हैं उसको, बौद्ध बोधिसत्व की स्थापना करवाई थी ना। बौद्ध धर्म का आरंभ कैसे हुआ था, थेरवाद क्या था, महायान क्या था, इसमें लिखना है आपको। देश में कैसे प्रचार करवाया, ठीक है ना। उसके बाद कुषाण वंश ने बौद्ध परिषद की, हाँ बौद्ध परिषद की गठन कब की, कैसे उन्होंने बौद्ध की, मतलब बुद्ध बौद्ध धर्म की वो किया था, उत्थान में सहायता दिया था। यही सब लिखना है आपको और कुछ नहीं, और लिख के टेलीग्राम चैनल पर सेंड कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये डेली क्लासेस होती है और डेली क्लासेस जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में आप लोगों को डेली प्रैक्टिस मेंस का क्वेश्चन आंसर मिल रहा है, मॉर्निंग में आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप लोग क्या करना है, लिख के और उसे सेंड करना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। और आंसर चेक किया जाएगा, जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उसकी आंसर का एनालाइज किया जाएगा पूरे बच्चों के सामने। मिलता है अगली वीडियो में। मेरे फैमिली का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्लासेस।